निषेधन तीसरे दिन का प्रथम सत्र में सभी का अभिनंदन। एक जीवन विद्या गीत प्रस्तुत करता हूं। बीते पल की बीती बातें, आओ हम तुम कुछ नया सजें। हुई नहीं है सुबह सुनहरी, आओ हम तुम कोई गीत गाएं। बीते पल की बीती बातें, आओ हम तुम कुछ नया सजें। हुई नहीं है सुबह सुनहरी, आओ हम तुम कोई गीत गाएं। ये होता तो ऐसा होता, हम ये होते तो ये करते। ये होता तो ऐसा होता, हम ये होते तो ये करते। हर पल हर एक नया है अवसर, सुख से जीने का लक्ष्य बने। हुई नहीं है सुबह सुनहरी, आओ हम तुम कोई गीत गाएं। क्या सोचा क्या खोया पाया, और क्या है हमने बिसराया। क्या सोची क्या खोया पाया, और क्या है हमने बिसराया। सब कुछ अपने पास ही तो है, इसीलिए तो मानव कहलाए। हुई नहीं है सुबह सुनहरी, आओ हम तुम कोई गीत गाएं। ज्ञानावस्था की इकाई, हम अच्छे हैं सभी मानव। ज्ञानावस्था की इकाई, हम अच्छे हैं सभी मानव। जी कर सुख से आओ साथी, अपनों को भी जीना सिखलाएं। बीते पल की बीती बातें, आओ हम तुम कुछ नया सुझाएं। हुई नहीं है सुबह सुनहरी, आओ हम तुम कोई गीत गाएं। में क्या बात आपको पकड़ में आई है? वहां से कॉर्नर से दे दीजिए, कॉर्नर से। दीदी से शुरू करें। मैं यहाँ टीचिंग करती हूँ स्कूल। मुझे यहाँ 3 चीज़ें जो बताई गई थी स्टार्टिंग में वो समझ में आई हैं। एक तो है ठीक जीने का कार्य, यानी सही खुद में सही से रह पाना। दूसरा था दूसरों की गलती से अप्रभावित रह पाना। तीसरा था स्नेह के और मैत्री के साथ सहयोग कर पाना। ये थोड़ा समझ में आया था। बहुत अच्छा। कोई प्रश्न होगा तो वो भी बता दीजिएगा साथ में। हम सेशन लेंगे तो हम सबसे पहले उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। मेरा नाम रमा महेश्वरी है और मैं यहाँ शिक्षिका हूँ। मुझे कल जो 2 बातें सही लगी वो ये था कि एक तो खुद से तुलना करनी है, किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी है कि मैंने क्या गलत किया है। स्वयं में देखना है कि मैंने क्या क्या गलत किया है। और आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकता अलग और जीवन की मैं की आवश्यकता अलग है। मैं को तो भाव चाहिए और शरीर को जो है भौतिक और रासायनिक आवश्यकताएं चाहिए। अर्चना माहेश्वरी, मैं यहाँ प्रधान अध्यापिका हूँ। एक तो ये समझ में आया कि सम्मान सामान से नहीं होता है, अपने समझ का ही होता है। दूसरा मानव, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है। तो इसकी आवश्यकता शरीर मैं की आवश्यकता तो सुख और सुख में है, निरंतर सुख विश्वास के साथ। और शरीर की आवश्यकता सुविधाएं हैं जैसे भोजन, मकान, वस्त्र आदि। और इसका समय है सुख का, मैं का जो समय है सुख का निरंतर लगातार सुखी रहना। और शरीर की आवश्यकता है समय के अनुसार किसकी कितनी ज़रूरत है। इसकी मैं के लिए जो है वो निरंतर चाहिए, गुणात्मक बढ़ता हुआ। और शरीर के लिए चाहिए मात्रा, सीमित मात्रा में कितना भोजन चाहिए हमें, कितना जो भी आवश्यकता है।
इसकी पूर्ति का साधन है मैं का है सही समझ और सही भाव। अगर हमारी समझ सही नहीं होगी, भाव सही नहीं होंगे, तो मैं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति है भौतिक और रासायनिक वस्तुएं। इसका काल तो निरंतर है ही, लगातार चाहिए। सुख शरीर के मैं के लिए, मैं और शरीर दो का सहअस्तित्व है, तो मैं के लिए सुख निरंतर चाहिए और शरीर के लिए समयानुसार चाहिए। निर्वाह का स्वरूप है मैं का है जानना, मानना, पहचानना, उसके बाद निर्वाह करना, और शरीर का है पहचानना और निर्वाह करना। मेरा नाम योगिता सिंह है, मैं यहाँ शिक्षिका हूँ। मैंने ये देखा जो कल आपने बताया था ना सुविधा में सुख, तो सुविधा में सुख कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सुविधा में अगर हम सुख ढूंढेंगे तो मिलना नहीं है। दूसरा था कि संबंध जो है वो धन से नहीं मिल सकते हैं, कि धन है और संबंध मिल जाए तो नहीं, क्योंकि वो तो हमारी समझ से ही हमें मिलेंगे। और थोड़ा दूसरों को कभी कभार प्रॉब्लम है। वो मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं ठीक हूँ, सामने वाला सोचता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं सामने वाले को संतुष्ट करना चाहती हूँ अपनी समझ से, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए? और डिटेल में इस पर बात करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही कहूँगा कि अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुँचती है और मैं चाहता हूँ कि वो बात पहुँचे, तो हमको अपने तरीके को और बेहतर करने के संदर्भ में सोचने की जरूरत पड़ती है। दो ही रास्ता है, या तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करें जो हम कह रहे हैं उसको पकड़ने का, या दूसरा संभावना ये भी है कि मैं अपनी बात को इस तरह से और तरीके से कहने की कोशिश करूं कि आप तक पहुंच जाए। तो बात करेंगे कि कैसे इन संभावनाओं पर और काम हो सकता है। जी दीदी। मेरा नाम शिवानी माहेश्वरी है, मैं यहाँ पर सहायक अध्यापिका हूँ। इन 2 दिनों में मुझे ये समझ में आया कि जो हमें खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कभी कभी ये होता है कि गलती हमारे अंदर खुद होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सामने वाले के ऊपर हावी हो जाते हैं कि तुमने ये सब किया है। लेकिन हमें खुद को ये सोचना चाहिए कि हमें खुद का मूल्यांकन करके उस पर एनालिसिस करके देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। और दूसरा ये है कि कल हमने समझा कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि मैं हूँ तो हमारे अंदर अहम भाव आएगा। मतलब हम दो तो हैं, ये चेतना है हमारी और एक शरीर है, लेकिन जब हम मैं को उस चेतनता से जोड़ेंगे, जैसे आध्यात्मिक में जैसे हम किसी गुरु के द्वारा किसी ने हमें मार्गदर्शन किया, या हम उस ईश्वरी सत्ता को लेकर चलेंगे, तो हमारे अंदर वो मैं का भाव है वो शून्य हो जाएगा, ताकि हम निरंतरता को सुख प्राप्त कर सकें। क्योंकि अभी हमें किसी ने बता दिया, जैसे आप हमारे ट्यूटर हैं, आपकी बात हमने समझ ली, 7 दिन तक आप हमारे साथ रहे, तो हमने ये सीखा कि हमें उस रास्ते पर चलना है, लेकिन हमें निरंतरता के लिए, सुखी होने के लिए उस चेतनता से जुड़ने की जरूरत होती है, ताकि हम निरंतर सुख की प्राप्ति कर सकें। करते बात इस पर, बगल में दे दीजिएगा। मेरा नाम कामिनी शर्मा है, मैं टीचिंग करती हूँ। मुझे ये समझ में आया कि सुविधा के लिए, सुविधा शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए है, ना कि उसके लिए सम्मान पाने के लिए। हमारे जो स्वस्थ सर वो हैं चाहते हैं, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है सुविधा, ना कि सम्मान पाने के लिए। बढ़िया। मेरा नाम नीलम सिंह है। मुझे ये समझ में आया शरीर को क्या ठीक है क्या ना ठीक है, और कैसे पता चलता है। नाक कान आँख जीभ त्वचा से। बढ़िया। मेरा नाम अंशु है। मैंने ये समझा कि बाहर कोई भी काम ठीक करने के लिए हमारे अंदर का जो निर्णय लेते हैं जो हम, वो ठीक होना ज़रूरी है।
और किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके नियमों का ठीक ठीक पता होना भी ज़रूरी है। और जो शरीर की क्रियाएं होती हैं उनको आराम की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो मैं की क्रियाएं होती हैं वो निरंतर होती रहती हैं, उनको आराम की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो तो निरंतर होती रहती है। और पास मेरा नाम उमा पचौरी है, मैं यहाँ की शिक्षिका हूँ। मेरी ये समझ में आया कि बाहर व्यवहार सही करने से मतलब बजाय अपने आप में व्यवहार सही करना चाहिए, तभी दूसरे को ये पता चलता है कि मतलब हम कितने सही हैं और बाहर वाला कितना। मानव शिक्षा संस्कार द्वारा जानना, मानना एवं निर्वहन कर सकता है अच्छी तरह से। मैं की आवश्यकता सही समझ, सही भाव के द्वारा सुख, विश्वास, सम्मान की क्रिया द्वारा पूर्ण होती है। शरीर की आवश्यकताएं भौतिक, रासायनिक वस्तुओं द्वारा सुविधा, भोजन, वस्तु, आवास की क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ, यह मेरे व्यवहार पर निर्भर करता है कि मैं दूसरों से किस तरह व्यवहार कर रही हूँ और वो मुझे उसके विपरीत करता है, या ये सब कुछ मेरे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। सामने वाला मुझसे कैसा व्यवहार करेगा। आचरण एवं व्यवहार के आधार पर हम यह जानने की सामने वाले के व्यवहार को जान सकते हैं। हमारा आचरण कैसा है, उसी के अनुसार सामने वाला भी हमारे आचरण के अनुसार ही वह भी सामने वाला हमसे कैसे व्यवहार कर रहा है। यह हमें खुद को व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले हमें खुद को व्यवस्थित करना है और सामने वाला हमसे किस तरह व्यवहार कर रहा है। अगर हम बाहर के आचरण को ठीक करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर से जो निर्णय आ रहे हैं और स्वयं को पहले जो हमारे अंदर का आचरण है उसको ठीक करना सुनिश्चित करना है। पहले आपका नाम दीदी? मेरा नाम राधा है। नमस्ते, राधे राधे। सुख और दुख, व्यवस्था में जीने का नाम सुख है और अर्थव्यवस्था में जीने का नाम दुख है। मैं और शरीर, मैं वह है जिसे हम अपने भावों को प्रकट करते हैं और शरीर वह है जिसे हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग करते हैं। मेरा नाम प्रतिभा है। हमें ये समझ में आया कि इच्छा ही ठीक होना ही हमारा आधार है। हमारी इच्छा सही होगी तो हमारे विचार अच्छे होंगे और बढ़िया। मेरा नाम मधु चौहान है। मुझे ये समझ में आया कि जो भी कमी है वो सब मानव के अंदर है। हमें अपने कमियों को दूर करना है, ना जो भी शोषण होता है वो मनुष्य का मनुष्य के द्वारा ही होता है, ना कि किसी पशु पक्षी उससे भय। बढ़िया। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है, मैं यहाँ पे टीचर हूँ। मुझे ये बात समझ में आई, जो भी प्रॉब्लम होती है वो खुद में होती है, तो खुद की मेंटलिटी सही करके हम सारी सिचुएशन को बैलेंस में कर सकते हैं। तो ये मैंने बात आपने मतलब इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की, वो बात अच्छे से समझ आई। मैंने अपने घर पे बताया, ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में शिविर लगा है, तो मैंने अपने घर फैमिली मेंबर्स को सारी बातें बताई, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद में होती हैं, तो हम खुद को ठीक करेंगे तो सारी चीज़ें खुद पे खुद बैलेंस में आ जाएंगी। बढ़िया। कौन है आप दीदी शेयर कर दीजिए। जैसा आपने बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब समझ में आया। आपने बोला था अगर हमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें अपने आचरण को देखना चाहिए। सबसे पहले अगर हमारा आचरण ठीक होगा तो हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार भी कर सकेंगे, और व्यवसाय से ज़्यादा हमारा व्यवहार का आयाम अधिक महत्वपूर्ण है, उसे हमें ठीक करना चाहिए। जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिए थे, उससे और अच्छे से ज़्यादा समझ में आया। जैसे मनुष्य का आचरण जो है वो उसके शिक्षा संस्कार पर तय करता है,
और शिक्षण संस्कार जो है वो सबसे पहले हमें घर से, समाज से, विद्यालय से, इनसे मिलते हैं। जैसे ये पेड़ पौधे, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था हमें, पेड़ पौधे अगर जो बीज बोएंगे वही आएगा, और पक्षियों का आश्रय है वो उनके वंश से करता है। लेकिन मनुष्य का जो है वो ऐसा नहीं है, मनुष्य का जो उसके शिक्षण संस्कार से तय करता है। और ये जो है मतलब शुभ नाम आपका? नाम आपका? मेरा युसरा नाम है। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सारिका है। मुझे समझ आया कि हमें ना तो अपने जीवन में तुलना की प्रवृत्ति से नहीं जीना चाहिए। अगर हम दूसरों की तुलना में देखेंगे तो हमें अपनी सुविधाएं भी कम लगती हैं। अगर हम अपनी सुविधाओं को सम्मान से भी जोड़ देंगे तब भी हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। बढ़िया। के अनुसार हम भोगने जाएंगे तो हमको ही संवेदना, हमको ही भोगेंगे। बढ़िया, ठीक है। मेरा नाम अभय। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बोला है सम्मान पाने के लिए जो व्यवस्था सुविधा होती है उनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो मानसिकता है सामने वाले की, इसे हम कैसे बदलेंगे? भैया बात करते हैं सामने वाले की कैसे बदलेंगे। इससे पहले जरूरी है अपना कैसे बदलेंगे, तो उस पर आज थोड़ा बात करते हैं। कल सामने वाले को भी बदलने पे बात शुरू करेंगे। चाहता हूँ साहब उस पर प्रकाश डालें कि मैं, शरीर और हम, ये आप बोलते हैं तीन शब्द, इन तीनों पे हम प्रकाश चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं। क्या है ये, क्या मतलब है इनका, ये समझ में नहीं आया। आज करते हैं कि सब लोग बताया कि चिंतन भाई 3 बार गलत है, फिर भी मैंने ऐसा सोचा, उस पर विश्वास किया कि चिंतन भाई मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी उस चौथी बार उन्होंने मेरे साथ किया, तो उनका क्या कारण है और वो पता नहीं चल रहा है आज तक। बात करते हैं। कारण तो एकदम सिंपल है कि उनकी इच्छा में जो है कुछ ऐसी बात सेट हो गई है जो ठीक नहीं है। किसी मान्यता से, किसी संवेदना से कोई इच्छा आकर के सेट हो गई है जो ठीक नहीं है। या तो उनकी इच्छा ये सेट हो गई है कि साथ रहने वाले दूसरे लोगों को पहले दिन से दबा के रखो तो ठीक चलेगी जिंदगी। ठीक है, जैसा घर में आने पे आजकल जो है ना, सास बहू सबकी ट्रेनिंग ये रहती है कि भाई पहले दिन से दूसरे को दबा के चलो तभी जिंदगी ठीक चलेगी। जी, तो आजकल बहुएं भी आती है ना, तो उनको माँ बाप सिखा के भेजते हैं कि पहले दिन से जवाब दे के रहना, अगर सुन लोगे कुछ तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। और सास की मान्यता ये बनी हुई है कि पहले दिन अगर बहू को नहीं 10 काम बताओगे और वो नहीं चलेगी तो आगे तो हाथ में आएगी नहीं कभी। तो दोनों एक दूसरे के भय में उससे मिलने वाले सामान को भोगने में सुख दिखाई देता है, और मेरे पास पैसा नहीं है आपके पास दिखता है। ठीक है, तो प्रवृत्ति होती है हमारी कि उठा के ले जाए आपके यहाँ से। तो कितना भी बार कुछ कहिए, चोरी करने में हम लगे ही रहते हैं। ठीक है, डकैती करने में लगे ही रहते हैं। उस चोरी में अगर आप गवाही दे देंगे तो आपके साथ हिंसा भी कर सकते हैं। तो ये दिखता है कि गलती के मूल में हमारी गलत इच्छा है, जो मान्यता से आ गई है, समाज की प्रचलन की मान्यताओं से आ गई है, जिसे हमने अपने में वेरीफाई करके नहीं देखा है, या संवेदनाओं से आ गई है, जो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से अच्छा लगने का काम होता है। हमने उस आधार पर अपनी इच्छा को बना लिया है। यहां से समस्या है, यहां से समस्या है। समाधान क्या है? समाधान तो यही है कि अगले में भी जांच परख करके समझने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाए। हम भी जांच परख करके समझने का काम करते हैं तो हम अपनी गलत इच्छाओं से मुक्त हो पाते हैं। अगला भी जब चीजों को जांच परख करके समझने का काम करेगा, जानने का काम करेगा, तो वो भी गलत इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। ये जांच परख अगर अगले में शुरू हो जाए कि वैसा जी के वास्तव में वो कितना सुखी हो रहा है, कितना दुखी हो रहा है, कितना आराम मिल रहा है, कितनी तकलीफ बढ़ रही है, ये हिसाब लगाना शुरू करता है ना, तो दिखता है कि चोरी से मिलने वाले सामान से सुख बहुत थोड़ा है।
दुख बहुत ज्यादा है। चोरी करने जिस समय से निकलते हैं ना, उस समय से लेके सामान लेने तक और उसको बेच लेने तक वो पूरे समय एक भय बना रहता है, पकड़े ना जाए इसका। और आप अपने में देखिए, 2 मिनट भी अगर आपको भय में रहना पड़ता है किसी भी बात को लेके, आप आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? तो एक चोर की स्थिति जब वो अपने में देखने जाता है तो ये बात दिखाई देती है कि जो पैसा मिलता है उसको जो खा लेते हैं, पी लेते हैं, पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, उसका सुख बहुत थोड़ा है। और उस पूरे समय जिस मानसिक भय से गुजर रहे होते हैं, उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसका तनाव बहुत ज्यादा है। ये दिखना शुरू होगा तो बदलाव शुरू हो जाएगा। तो गलती का कारण यह है और सुधार की प्रक्रिया भी यहां से शुरू होती है। अभी समाप्त करते समय में और कुछ बातों को, जितने प्रश्न थे और जो सुन करके भी मुझे फीडबैक समझ में आया, उसमें से जो बातें मुझे क्लैरिफाई करने के लिए और जरूरी लगती हैं, मैं वो सबको क्रम से एक बार कर देता हूँ। सुनने से थोड़ा आइडिया लग जाता है क्या बात आप तक पहुंच रही है और क्या नहीं पहुंच रही है। तो अगले करीब 20-25 मिनट का टाइम लेके मैं एक एक बिंदु को फिर से क्लैरिफाई करता जाता हूं। को हम विकसित करना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं दिनों दिन, तो सिर्फ सुविधा में बेहतर होने से जिंदगी नहीं चलेगी। व्यवहार की जगह पर, विचार की जगह पर, भाव की जगह पर, समझ की जगह पर आदमी को भी बेहतर होने की जरूरत है। बाहर सारी चीजों को अच्छा करते जाएं, बहुत अच्छी बात है। हमारा खुद का अच्छा होना भी जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें तो साधन है हमारे तृप्ति पूर्वक जीने के लिए। ये सब साधन आदमी के लिए है, न कि आदमी इन साधनों को इकट्ठा करने के लिए। ये जितने साधन हैं, कुर्सी, टेबल, गाड़ी, मकान, ठीक है, मोबाइल, प्रोजेक्टर, ये सब आदमी की जिंदगी को अनुकूल बनाने के लिए, सहयोगी बनाने के लिए, आरामदेह बनाने के लिए, जिंदगी का सुख बढ़ाने के लिए ये आदमी के लिए है, आदमी इनके लिए नहीं है। आदमी इनको ध्यान भी जो रखने का काम कर रहा है वो इसीलिए कि लौट करके हमारी जिंदगी बेहतर होने का काम हो सके। तो ये कुर्सी, टेबल, मोबाइल, गाड़ी, मकान, ये सब हमारे सुखपूर्वक जीने के लिए साधन है। इनका ठीक होना तो जरूरी है ही, होना ही चाहिए। ये सब के मूल में मानव का ठीक होना भी जरूरी है। हम खुद ही अगर ठीक नहीं होंगे तो बाकी सारी चीजें कितनी भी ठीक हो जाएं, कुछ खास उपलब्धि नहीं होगी। ये पहली बात कह रहा हूं मैं कि विकास की इस दौर में बाहर की सारी चीजों को अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है। वो सब के साथ, वो सब के बीच में हम खुद अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, ये बात समझ में आई। पहली बात कि विकास की इस दौर में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं एकदम सिंपल बात कह रहा हूं कि विकास करने के प्रयास में हम मोबाइल अच्छा कर रहे हैं, कपड़े अच्छे कर रहे हैं, गाड़ी अच्छी कर रहे हैं, घर अच्छा कर रहे हैं, बिजली पानी के इंतजाम बेहतर कर रहे हैं, आने जाने के लिए सड़कें बढ़िया बना रहे हैं, पानी के लिए नल पहुंचा रहे हैं घर घर में। ये सब पहुंचाएं, अच्छी बात है। ये सब के साथ आदमी अच्छा होगा कि नहीं होगा? कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों, मोबाइल अच्छे हों, चप्पल अच्छे हों, बाल बढ़िया कटवा रखे हों, अच्छी बात है। वो सब के बीच में मनुष्य का आचरण, मनुष्य का व्यवहार, हमारा सोच विचार, हमारा जीना, हम खुद ठीक होंगे कि नहीं होंगे? ये बात समझ में आई कि हमारा कुर्सी, टेबल, मोबाइल, कपड़ा, गाड़ी, ये सब अच्छा हो, अच्छी बात है।
ये सब के साथ इसको प्रयोग करने वाला आदमी अच्छा हो कि नहीं हो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किन्हीं को कठिनाई लग रही हो तो बताइए। ये पहली बात समझ में आई। अलग अलग उदाहरणों से इसको समझने का कोशिश किया था कि घर में बैठने की जगह नहीं हो, कुर्सी लगा लेने से प्रॉब्लम हल हो जाती है। ठंड लग रही हो, कपड़े पहन लेने से, रूम हीटर लगा लेने से प्रॉब्लम हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। गर्मी लग रही हो, एसी लगा के, कूलर लगा के, पंखा चला के वो प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन ये एसी कमरे में बढ़िया सोफे पर बैठे हुए जिन 4 लोगों के साथ, एक बार सुन लीजिए दीदी तो कनेक्ट होगा, कुछ और उसको देखने में लगेंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। लिखने पढ़ने का सब आराम से कर लीजिएगा, प्रिंट तो आपके पास है ही, मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। सुन लेंगे ना ठीक से तो यहीं पे बात समझ में आ जाएगी। अगर लिखने में बहुत सारा ध्यान लगा देंगे ना तो डायरी भरती जाएगी, लौट के पढ़ने का फुर्सत भी बहुत कम मिलता है। तो डायरी पढ़ लेती है, हम छूट जाते हैं। तो अगर इतना कमिटमेंट है कि बाद में डायरी पढ़ सकते हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी जी, वही सीधा सुन लीजिएगा, बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा, जितना अच्छा मन करे। अभी अगर ठीक से सुनेंगे ना, सुनते हुए ही कई बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। कुछ बहुत जरूरी लगे तो प्रिंट आउट में 2 लाइन 1 लाइन नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी लगे तो प्रिंट आउट में बाकी चीजें तो लिखी हैं, 2 लाइन 1 लाइन नोट कर लीजिए। तो पहली मुख्य बात मैं ये कह रहा हूं कि गाड़ी घोड़ा मकान कुर्सी टेबल मोबाइल साड़ी कपड़े जूते ये सब अच्छे हों, अच्छी बात है। ये सब के बीच में इसको प्रयोग करने वाला जो मानव है, मनुष्य है, हम खुद हैं, हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे? और अगर हम ही ठीक नहीं होंगे तो ये बाकी सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए दुख का, परेशानी का, पीड़ा का कारण बनते ही रहेंगे। इसी को समझने के लिए दूसरी बात ये कही थी कि आज समाज में जितनी समस्या दिखाई देती है, चाहे हवा पानी मिट्टी की समस्या दिखाई दे रही हो, चाहे पेड़ पौधों में समस्या दिखाई दे रही हो, चाहे पशु पक्षियों में समस्या दिखाई दे रही हो, गाय के रहने की जगह नहीं दिख रही हो कि शेर के लिए जगह कम पड़ रहा हो, ये सब समस्याओं के मूल में मनुष्य का अमानवीय व्यवहार और आचरण दिखता है। क्योंकि एक जंगल में जाके देखें तो वहां की हवा पानी मिट्टी में भी समस्या नहीं है, पेड़ पौधों में भी समस्या नहीं है, पशु पक्षियों में भी समस्या नहीं, बल्कि ये तीनों बहुत स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। जंगल के पेड़ को हमको जाके कोई यूरिया पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है। वहां के गाय को और हाथी को कोई चारा काट के नहीं देना पड़ता। तो ये दिखता है कि ये जो प्रकृति में बाकी जगहों पर भी जो समस्याएं दिख रही हैं, उसके मूल में मनुष्य का गलत व्यवहार और आचरण है। इसीलिए अगर प्रकृति की वो समस्याओं को भी हम ठीक करना चाहते हैं तो हमको आपको अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने जीने के ढंग को ठीक करने की जरूरत है। मानव के बीच जो समस्या दिखती है, चोरी की, डकैती की, हत्या की, बलात्कार की, भ्रष्टाचार की, हिंसा की, इन समस्याओं के मूल में तो हम हैं ही। अगर हमको भय होता है, शाम को हमारा बच्चा लौट के समय से घर नहीं आता और हमको भय होता है, तो ये भय इस बात का नहीं है कि भालू उठा के ले गया होगा। ये भय इस बात का है कि हमारे ही जैसा कोई दूसरा मनुष्य उसके साथ कुछ अमानवीय व्यवहार नहीं करे। ट्रेन में गुजरते हुए, बस में जाते हुए, बाजार में सामान खरीदते हुए अगर हमको भय होता है कि कोई ठग लेगा तो ये ठगने वाला आदमी। अगर ये भय होता है कि कोई सामान उठा करके भाग जाएगा, ये भागने वाला बंदर बहुत कम जगहों पे, आदमी ज्यादातर जगहों पे।
कि नहीं। बंदर तो हाथ का केला उठा के ले जाता, पैसे में इंटरेस्ट बंदर को भी नहीं है कि नहीं। चश्मा भी ले जाते हैं इसीलिए कि लौटा के आप फल देंगे। हम लोग बार बार कहते हैं गाय को एक हाथ से केला दीजिए, एक हाथ से 100 रुपये का नोट दीजिए, गाय क्या लेगी? तो गाय बहुत सीमित है जी, खाने पीने की चीजें होती हैं तो उसके पीछे हो जाता है, ठीक है, उसके पीछे हो जाता है जी। है ना, तो वापस भी दे देते हैं, खाने का 2 आइटम मिल जाए तो। कई जगहों पर तो बंदर को ट्रेन कर रखे हैं इसी काम के लिए। और कहीं भी बंदर कोई भी सामान लेके गया हो ना, उसको खाने पीने की चीज बदले में कुछ मिल जाए, वापस कर देता, नष्ट कर देगा। हाँ, नष्ट कर देगा तो नष्ट कर देगा, बट अगर आपकी एक्सपर्टीज है ना तो वो सामान दे देते हैं, वो वापस दे देते हैं। जल्दी दिया तो दे देगा जी। नहीं तो ठीक बात है। तो ये दिखना जरूरी है कि समस्याओं के मूल में आदमी है। और मैं तो कई बार ये देखता हूं कि ये बंदर यहाँ अगर पहुंच गए हैं ना, तो एक बार रुक के ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम लोगों ने उनके रहने की जगह को तो नहीं खत्म कर दिया। गाय अगर सड़क पे घूमती है तो देखना चाहिए कि गोचर भूमि को कहीं हमने कब्जा तो नहीं कर लिया। अगर बंदर और नीलगाय घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमको एक बार रुक के देखने की जरूरत है कि कहीं हमने जंगलों को नाश तो नहीं कर दिया है कि इनके रहने और खाने पीने की जगह भी नहीं बच गई है। आदमी के जीने के डिजाइन में धरती सिर्फ आदमी के लिए है कि पशु पक्षियों के लिए भी है? ये तो रुक के एक बार पहचानने की जरूरत होगी ना कि अपने जीने का डिजाइन हम बनाए, बहुत अच्छी बात है। उनके जीने के लिए जगह रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? और अगर नहीं रहने देंगे तो दुष्परिणाम हम ही को भुगतना पड़ेगा, हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो पहली बात मैं कह रहा हूं, सारी चीजों के विकसित होने के मूल में आदमी ठीक होना भी जरूरी है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि प्रकृति में भी जो समस्याएं दिख रही हैं उसके मूल में आदमी है। तीसरी बात कह रहा हूं कि आदमी आदमी के बीच जो समस्या दिख रही है उसके मूल में तो आदमी है ही। इस स्लाइड में मुझे ये 3 बातें कहनी, इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, एक बार हम उसको बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। स्टॉक क्लोज करते जाएं, तो कल इस चैप्टर को ओपन नहीं करेंगे, आज इसको क्लोज कर रहे हो, ठीक है। 3 सिंपल बातें कह रहा हूं। गाड़ी घोड़ा जूते चप्पल मकान मोबाइल कैमरा ठीक होने के साथ साथ आदमी का भी ठीक होना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें आदमी के लिए साधन की तरह है। आदमी ही ठीक नहीं होगा तो साधनों को ठीक करके क्या बात बनेगी। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे पशु पक्षियों में भी जो समस्या आज के दिन दिखाई दे रही है, चाहे हवा खराब होने की समस्या दिखाई दे, कि पीने के पानी का अभाव दिखाई दे, कि धरती का जल स्तर दिनों दिन नीचे जाता हुआ दिखाई दे, कि भोजन जहरीला होता हुआ दिखाई दे, वो सब के बीच में हमारा आपका गलत जीने का तरीका है। तीसरी बात कह रहा हूं, समाज आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, परिवार आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, चोरी का डकैती का हत्या का बलात्कार का हिंसा का भ्रष्टाचार का, ये सब समस्याओं के मूल में मनुष्य का अमानवीय आचरण और व्यवहार है। तो अगर मनुष्य ठीक नहीं होगा तो इसमें से कोई भी समस्या ठीक नहीं हो सकती, कोई भी समस्या ठीक नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी में हम कितना भी बढ़ते चले जाएं, समय के साथ ये दिखाई देता है कि हम अपने ताले की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, चोर अपने कटर की क्वालिटी इंप्रूव करता है। समय के साथ ताले और बेहतर होते जाते हैं, कटर भी बेहतर होता जाता है, चोरी यथावत चलती रहती कि नहीं। सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं हम, चोरी रुक जाए, चोर आता है सबसे पहले उस पर फॉगिंग करता है
कि वो दिखना बंद हो जाए, उसके बाद चोरी शुरू करता। कुछ जगहों पर तो यूपी में ऐसी भी घटनाएं हुई कि चोर जो है वो सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क सब उठा के ले गए। शायद अपने यहाँ जाके लगाएंगे कि हमारी सुरक्षा करेगा सीसीटीवी। तो ऐसा दिखता है। इतने के बाद हम लोगों ने ये बात कही थी कि मनुष्य के अच्छा होने का, मनुष्य के विकसित होने का क्या मतलब है। तो हमने ये पहचाना था कि सुख और समृद्धि पूर्वक हम सब जीना चाहते हैं, और ये सुख और समृद्धि हम लगातार चाहते हैं, निरंतर चाहते हैं, हर समय चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं। तो एक विकसित मानव या एक अच्छा मानव, एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग, एक डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग का मतलब यही होगा जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक जीता हो, दूसरों को सुखी समृद्ध होने में सहयोग करता हो। आप अपने से ही पूछ के देखिए, आप किसके साथ जीना चाहेंगे? जो आपको सुखी होने में सहयोग करे या दुखी बनाए? जो आपको समृद्ध होने में सहयोग करे या आपके साथ छीना झपटी करके आपको अभावग्रस्त बनाए? जो सुखी समृद्ध करने में सहयोग करता है। तो विकसित मानव का मतलब है जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक हमेशा जीता है, दूसरों की सुख समृद्धि में भी सहयोगी होता है, पूरक होता है। इस पर भी कोई बात हो तो बताइए। इतने को तो मैं क्लोज करना चाहूंगा कि आगे इस पर नहीं बात करेंगे, ये मान के कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मनुष्य के विकसित होने का, मनुष्य के अच्छा होने का, मनुष्य के बेहतर होने का मतलब यह है कि वो खुद में सुखपूर्वक, समृद्धि पूर्वक हमेशा जीता है और दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोग करता है। आप अपने लिए हर बार पलट के देख सकते हैं कि आप अपने में सुख शांति चाहते हैं कि दुख और अशांति चाहते हैं। आप अपने में सुविधा के लिए समृद्धि चाहते हैं कि अभाव में जीना चाहते हैं। उसी तरह से ये भी देख सकते हैं कि दूसरा आदमी आपको सुख शांति में सहयोग करता है तब उसके साथ जीना अच्छा लगता है, कि आपको दुखी और अशांत करता है तब जीने में अच्छा लगता है। ये भी देख सकते हैं कि दूसरा आपको समृद्धि में सहयोग करता है तब जीने में अच्छा लगता है, या दूसरा अभावग्रस्त कर दे, ठीक है, सुविधा लेके भाग जाए, छीन झपट ले, चोरी कर ले, तब अच्छा लगता है। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, मैं एक बार उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अब हम रिपीट में सोचते हैं, हर बात को क्लोज करते चलें। ठीक है, ये कोई कठिनाई तो नहीं? बढ़िया। अगली बात हमने ये की थी कि मानव के विकसित होने का, जो सुख समृद्धि पूर्वक जीने का हमने पहचाना कि विकसित मानव की पहचान है निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक खुद जीना और दूसरे को भी जीने में सहयोग करना। तो मनुष्य को सुखी होने के लिए क्या क्या चीज ठीक होने की जरूरत है, उसके जीने का कुल फैलाव कितना है, वो पहचानने की कोशिश की थी। और ये पहचाना था कि मनुष्य के जीने का एक आयाम है व्यवसाय, जो वो प्रकृति के साथ करता है। तो व्यवसाय को जब हम प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करते हैं और जो सुविधा मिलती है उसका सदुपयोग करते हैं, तो हमारी समृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, प्रकृति भी संतुलित रहती है। उल्टा देखिए, प्रकृति के नियमों को तोड़ करके अगर उत्पादन करते हैं, सदुपयोग के बदले अगर भोग करते हैं, तो हमारा शरीर खराब होता है, बीमार होता है, सुविधा का अभाव होना शुरू हो जाता है और प्रकृति में भी प्रदूषण की, पॉल्यूशन की, संसाधनों के अभाव की समस्या शुरू हो जाती है।
तो व्यवसाय का आयाम सफल है, मनुष्य व्यवसाय के आयाम में सफल है यदि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करता है, जो सुविधा है उसके पास उसका सदुपयोग करता है, और पहचान उसकी ये है कि शरीर स्वस्थ रहता है, हम में समृद्धि होती है, यानी अभाव हमको छूता नहीं है, अभाव हमको अब छूता नहीं है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, और प्रकृति में जो हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, ये भी संतुलित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, इनको भी कोई कठिनाई नहीं होती। अगर ऐसा है तो हमारा उत्पादन का तरीका ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारा उत्पादन और सदुपयोग करने का तरीका ठीक नहीं है। हम अगर खा खा के बीमार हो रहे हैं तो निश्चित रूप से खाने का तरीका ठीक नहीं। मैं बार बार कहता हूं, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम हो रही है, शुगर और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, ये कम खाने से होती है या अधिक खाने से या वैसी चीजें खाने से जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उससे होती है? किससे होती है जी? वही थोड़ा थोड़ा रुक के देखना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं, ज्यादा खाने से भी और कम खाने से भी। जी, तो रुक के देखना चाहिए कितने लोग हैं जिनको कम खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देखना चाहिए इसमें, तो डेटा सर्वे की बात है जी, इसमें क्या आपत्ति है? कम खाने से शरीर बीमार हो सकता है, ये बात तो ठीक है, ये मैं मानता हूं। कम खाएंगे तो शरीर कुपोषित होगा, कुपोषित होगा। कुपोषण, पहले कुपोषित बच्चों का फोटो दिखता था किताब में, देखिए पढ़ते समय, तो कम खाने से कुपोषण तो हो सकता है, ये तो समझ में आता है। शुगर 400 हो जाए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो जाए और जो धमनियां हैं, शिराएं हैं, वो भर जाएं, ये संभावना तो थोड़ी कम लगती है। देखना चाहिए, थोड़ा सर्वे करके देखना चाहिए, मैं तो खुला हूं। तो कोर बात मैं इतना ही कह रहा हूं कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के अगर व्यवसाय करते हैं, उत्पादन करते हैं और जो उपलब्ध सुविधा है उसका सदुपयोग करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, हमको सुविधाओं का अभाव नहीं होता है, प्रकृति भी संतुलित रहती है। एक बार ये बात समझ में आती है ना, तो फिर शिक्षा की वस्तु भी ये समझ में आती है कि व्यवसाय के संदर्भ में क्या शिक्षा देंगे, तो प्रकृति के नियम क्या हैं उसको समझाने का काम करेंगे। प्रकृति के नियम क्या हैं उसको समझाने का काम करेंगे, सुविधा के सदुपयोग की मानसिकता बनाएंगे, और हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं उसको पहचानने के लिए यहां देखेंगे कि प्रयोग करने से शरीर स्वस्थ हो रहा है कि बीमार हो रहा है। हम नियम का ध्यान रख के उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं, उसका पहचान यहां से दिखेगा कि प्रकृति संतुलित हो रही है कि नहीं। पर्याप्त सुविधाओं का उत्पादन हो रहा है कि नहीं, वो इस बात से दिखेगा कि यहाँ अभाव तो नहीं महसूस हो रहा हमको। ये है जो हमको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिक्षा पूर्वक देने की जरूरत पड़ेगी। और निश्चित रूप से ये शिक्षा देने का काम हम तभी कर सकते हैं जब हमने खुद समझने का, जीने का, ठीक करने का काम किया। यही शिक्षण की विषय वस्तु है। व्यवसाय के संदर्भ में यही शिक्षण की विषय वस्तु है, व्यवसाय का। बाकी अभी और आऊंगा, व्यवहार, विचार, भाव, लेकिन व्यवसाय के संदर्भ में ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पहला, प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन। दूसरा, अपनी आवश्यकता की पहचान होना ताकि हमको पता चले कि हमारी जरूरत क्या है। तीसरा, उपलब्ध सुविधा का सदुपयोग होना। सुविधा उपयोग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आवश्यकता की पहचान करके उत्पादन किए हैं तो समृद्धि होगी। प्रकृति के नियमों का ध्यान रखे हैं तो प्रकृति संतुलित रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक है प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन,
पहचान क्या है उसका, हम कर रहे हैं कि नहीं, पहचान क्या है, प्रकृति अगर संतुलित है तो हम ध्यान रख रहे हैं, असंतुलित हो रही है, ठीक है, रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ठीक नहीं, ठीक नहीं। हम सुविधा का सदुपयोग करते हैं, इसका क्या पहचान है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। भोग करते हैं, उसकी क्या पहचान है, शरीर 10 तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। सुविधा की आवश्यकता की हम पहचान कर पाए हैं तो समृद्धि होगी। सुविधा की आवश्यकता का ही पता नहीं है तो कितना भी इकट्ठा हो जाए अभाव में जीते रहेंगे। ये 3 बहुत सिंपल बात मैं कह रहा हूं जो शिक्षा की वस्तु बनेगी, और निश्चित रूप से देने का काम वही कर सकता है जिसके पास खुद हो। जिसके पास धन है वो भी अभावग्रस्ती है अगर वो उसी में लगा रहता है। देखिए, करोड़ों कमाने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि अभी कम है तो अभाव तो है ही। हिंदी की एक कविता है, वो बड़ी लंबी सी, वो लिखता है, बड़ों बड़ों का इस मालिक ने बड़ा बनाया पेट जी। तो जितना बड़े होते जाते हैं हम, कई बार धन के मामले में ये दिखता है कि पेट की साइज वो और बढ़ती चली जाती है कम होने के बदले। जी व्यवसाय के प्रकार तो कई प्रकार के हैं। व्यवसाय जरूरत का पता नहीं है ना, तो कितना भी होता जाता है, भूख बढ़ती चली जाती है। जरूरत का पता नहीं है, इसलिए चाहिए क्या है हमको ये पता नहीं है, तो जिस पर नजर पड़ जाती है वही चाहिए, जो बगल वाले को देख लेते हैं वही चाहिए। पता ही नहीं है कि चाहिए क्या हमको, तो एक अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आज थोड़ी व्यवसाय के बारे में कुछ कई प्रकार के होते हैं। व्यवसाय का खेती उत्पादन से के अलावा और भी है, तो उसमें ताकतें नहीं। जैसे एक बताइए। टीचिंग है, डॉक्टर है, वकालत है, बढ़िया। अगर ठीक से देखेंगे ना, अगर ठीक से देखेंगे तो इस दृष्टि से जब देखते हैं ना, तो शिक्षा एक व्यवहार है। व्यवहार है, आदमी आदमी के बीच होने वाला व्यवहार है। डॉक्टर की जगह से देखेंगे ना, तो सलाह देना तो व्यवहार है। ऑपरेट कर रहे हैं, दवा बना रहे हैं, व्यवसाय है। अगर ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं, दवा बनाने का काम कर रहे हैं, तो व्यवसाय है। सलाह देने का काम कर रहे हैं एक दूसरे को, तो व्यवहार है। आज वो भी व्यवसाय की तरह चलता है, चले, उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिक्षा में ये समझना जरूरी है कि अगर व्यवहार पक्ष ठीक नहीं होगा एक दूसरे के साथ ना, शिक्षा नहीं चलेगी। डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज कर रहा है और व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं होगा, चीजें आगे नहीं बढ़ेगी, चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही वकालत में भी देखेंगे ना, तो उसका एक बड़ा हिस्सा तो व्यवहार है। व्यवहार है, आदमी आदमी के साथ होने वाला व्यवहार, और उसमें मूल मुद्दा न्याय का है। दोनों पक्षों को न्याय मिल सके, ठीक, इसके लिए सारा कोर्ट कानून कचहरी है, और किस लिए है कि नहीं। समाज में व्यवस्था पर आएंगे तो इस पर और बात करेंगे, अभी नहीं फैलाता हूं इसको, अभी नहीं फैलाता हूं। अभी तो ये कहूंगा कि अगर ऐसे भी किसी प्रोसेस में हम हैं तो भी ये 2 चीज तो कम से कम ध्यान रखें, सदुपयोग वाला, ठीक, और दूसरा अपनी आवश्यकता को पहचान करके समृद्धि को सुनिश्चित करने वाला। ये 2 की जगह तो हम सबके पास है। प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करने का नहीं भी हो तो है, बाकी 2 तो है। और ज्यादातर व्यवसाय को आप देखेंगे ना, तो प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के करने की जरूरत दिखाई देगी। घर बनता है, प्रकृति के नियम का ध्यान रखने की जरूरत बनेगी। उसके लिए जितना सीमेंट, सरिया, गिट्टी, बालू, लोहा, सीमेंट लगा रहे हैं, प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करने की जरूरत होगी। जिस कुर्सी टेबल पर हम बैठे हुए हैं, प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करने की जरूरत है। मोबाइल, कैमरा, प्रोजेक्टर, पॉइंटर, लैपटॉप,
ये जो प्रयोग कर रहे हैं हम, प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करने की जरूरत होगी। घर के खिड़की दरवाजे से लेके इन्वर्टर, बैटरी, बिजली के इंतजाम, ये सब को देखेंगे तो प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के बनाने की जरूरत होगी। हम सड़क बना रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये जितनी चीजों को आप देखते जाइए, ठीक है, आपको दिखेगा कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करने की जरूरत है। और शिक्षा में कितना भी काम कर लें, उत्पादन कुछ नहीं हाथ में मिलेगा, ये पक्का है। स्वास्थ्य में डॉक्टरी की सलाह देने का काम कितना भी कर लें, हाथ में कोई वस्तु पैदा नहीं होगी, ये पक्का है। वकालत में काम कितना भी कर लें, कोई वस्तु उससे पैदा नहीं होने वाली है, ये पक्का है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम महत्वपूर्ण नहीं है, उत्पादन नहीं है, ये क्लियर रहना जरूरी है। उत्पादन नहीं है, वो जरूरी काम तो है, शिक्षा बहुत जरूरी काम है जी। पैसे का भी उत्पादन नहीं होता है, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में आता है। बिल्कुल जी जी, वही उसमें अगर ठीक से देखेंगे ना, एक साथ कई लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। ये सारी चीजों को देखेंगे ना, शिक्षा को अगर देखेंगे तो इस रूप में तो उपयोगी है कि आप लोगों को स्किल सिखाएंगे तो उत्पादन करेंगे। ठीक, यहाँ बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं, सिलाई सिखा सकते, बुनाई सिखा सकते, कढ़ाई सिखा सकते, खेती सिखा सकते, गौपालन सिखा सकते, मोबाइल बनाना सिखा सकते, उसके नियम भी सिखा रहे हैं तो जाके काम तो करेगा, ये बात सही है, करेगा ही। लेकिन जब बात कर रहे हैं तो ये सीधा उत्पादन नहीं है कि हाथ में कोई वस्तु नहीं मिलेगी। जैसे खेती करते हैं, लौट के 4 महीना बाद हाथ में कुछ मिलेगा। गाय पालते हैं, सुबह का शाम कुछ मिलेगा। लकड़ी का काम करते हैं, 3 दिन बाद वो कुर्सी नहीं थी, आपको दिखाई देगी, दिखाई देगी। तो इसको उत्पादन कह रहे हैं। ये जीने का एक आयाम है। इस आयाम में 3 चीजें चाहिए: प्रकृति के नियमों का ध्यान रखना, अपनी आवश्यकता की पहचान होना, उपलब्ध सुविधा का सदुपयोग करना। 3 चीज। फल क्या दिखेगा तीनों का? प्रकृति के नियम का ध्यान रख रहे हैं तो प्रकृति संतुलित मिलेगी। अपनी सुविधा की आवश्यकता की पहचान किए हैं, अभाव से मुक्ति मिलेगी, समृद्धि का भाव आएगा। और सदुपयोग कर रहे हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा। सहयोग की भावना से आजकल इंटरेस्ट का बहुत प्रचलन है, वो क्या है? आता हूं अभी। इंटरेस्ट को अगर बारीकी से देखेंगे ना तो अल्टीमेटली पैसा से पैसा पैदा करने का एक डिजाइन है। अगर उसको एक लाइन में कहें तो पैसा से पैसा पैदा करने का एक डिजाइन है कि नहीं? हमको धीरे धीरे ये समझना जरूरी है। अब जब आप पूछ ही रहे हैं तो इसी पर थोड़ा बात कर ही देता हूं। हम जी आपने क्या पूछा? समझ नहीं आया, सुनो क्या खड़े होकर बोलिए, माइक लेके कहिए तब सुनेंगे लोग। इसी को पहले कर देता हूँ। खड़े होकर बोलिए, उसमें सब लोग सुनेंगे। मुझे माइक पे बोल रहा हूँ। आज के प्रचलन में इंटरेस्ट पर पैसा उठाना जो सहयोग के भाव से दिया जाता है, वो क्या है? व्यवसाय है, क्या है? सहयोग के भाव में दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर ठीक ढंग से देखेंगे ना तो पैसा और सुविधा में भी अंतर है। पैसा और सुविधा ये दोनों में भी अंतर है। हम जो प्रयोग करते हैं वो तो किसी न किसी सुविधा या वस्तु का करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। पैसा और सुविधा ये दोनों अलग अलग चीज है। हम जो प्रयोग करने जाते हैं
वो किसी सुविधा या वस्तु का करते हैं। तो खाते हैं तो गेहूं और चावल खाते हैं, पैसा नहीं खाते। पहनते हैं तो कपड़ा पहनते हैं, पैसा नहीं पहनते। रहते हैं तो घर में रहते हैं, पैसे में नहीं रहते। आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं तो गाड़ी का प्रयोग करते हैं, पैसे पे बैठ के नहीं जाते। लिखने के लिए कॉपी और पेन का प्रयोग करते हैं, पैसा नहीं लिख देता है। हमको ये समझना जरूरी है कि पैसा एक मीन्स है, एक माध्यम है वस्तु के एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का। पैसा हम सीधा प्रयोग नहीं करते हैं, न कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रतीक है, सिंबल है, न कि वास्तविकता है। पैसा एक प्रतीक है, इसीलिए अलग अलग देश में अलग अलग तरह का नोट छापते हैं। ठीक, उसके पैमाने बदलते रहते हैं। किसी समय चमड़े का सिक्का था, किसी समय सोने का सिक्का था, आज कागजों पे छाप छाप के चला रहे हैं। खाना आदमी एक ही जगह एक ही जैसा खाता है सब जगह, कपड़ा एक ही जैसा पहनता है सब जगह। घर के लिए ऐसे ही सामान चाहिए आदमी को सब जगह। पैसा भले अलग अलग लेके घूमे, भले अलग अलग लेके घूमे, वस्तु का प्रयोग करने जाते हैं तो वही पानी आपका भी प्यास बुझाता है भारत में, और वही पानी प्यास बुझाता है अमेरिका में भी। वही गेहूं और चावल पेट भरता है यहाँ भी, वही गेहूं और चावल पेट भरता है भूटान और नेपाल में भी। तो पहला महत्वपूर्ण बात ये समझने का है कि पैसा और ये सुविधा या संसाधन या वस्तु, ये दोनों अलग अलग चीज है। पैसा प्रतीक है, सिंबल है वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। प्रयोग जब कभी भी करने जाएंगे, पैसे का सीधा प्रयोग नहीं हो सकता, उसको वस्तु में बदल के ही प्रयोग कर सकते हैं। पैसा कितना भी हो हमारे आपके पास, अगर वो वस्तु उपलब्ध नहीं है, कुछ काम नहीं आता। जैसे कोरोना के टाइम पे पैसा तो हमारे घर में और अकाउंट में था ही, ठीक है, वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं थी तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर आपके एरिया में कोई ऑर्गेनिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक है, देसी गाय नहीं पाल रहा है, तो पैसा आपके घर में जरूर होगा, देसी गाय का दूध और घी नहीं मिलेगा। पैसा तो घर में रहेगा, देसी गाय का दूध और घी नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य ये हो गया है कि आज के दिन आदमी ये दोनों के अंतर को नहीं समझता है ना, तो कई बार पैसा बढ़ाने के लिए सुविधा की क्वालिटी को खराब कर देता है। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिला रहे, पैसा बढ़ता है इसलिए तो मिला रहे कि नहीं, उससे दूध की क्वालिटी पानी मिलाने से अच्छी होगी कि खराब होगी? पानी मिला रहे थे तब तक तो फिर भी ठीक है, आजकल तो यूरिया और कई चीजों के घोल से दूध ही बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, दूध ही बनाना शुरू कर दिए। यूपी में होली और दिवाली दो समय में अखबार भरे पड़े रहते हैं इस बात से कि इतना खोया और इतना दूध जो है वो पकड़ा गया नकली। तो ये समझना जरूरी है कि पैसा अलग चीज है, सुविधा या वस्तु अलग चीज है। पैसा बढ़ाने के लिए अभी हमको पता चला काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते। हमको किसी घर से काली मिर्च चाहिए था, उन्होंने चख के दिया हमको कि वो पपीते का बीज मिला देते। ठीक, जो सरसों है ना, वो आंख में झाग अच्छा लगे इसके लिए मिर्ची डाल देते। ठीक, मिर्ची डाल देते। घी की मिलावट तो जग जाहिर है, कहने की बात ही नहीं है। ठीक, पीसे हुए मसालों में आप बहुत बार देखेंगे ना, खरा मसाला लेने जाइए, बिना पिसा हुआ साबुत मसाला लीजिए, वो महंगा मिलता है, पिसा हुआ मसाला सस्ता मिलता है। उसी खरीद लेते हैं, पैसा बचता है। एग्जैक्टली, हमारा पैसा बचता है, उनका पैसा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें मिलावट कर रखे हैं चार चीजों का।
भाई साबुत मसाले से पिसा हुआ तो महंगा ही होना बनता है ना, पीसने की मेहनत तो कम से कम और लगेगी। आप देखिएगा कई बार सरसों का जो रेट होता है ना, ठीक, उसके हिसाब से जो सरसों तेल का रेट होना चाहिए उससे सस्ता मिलता। तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो पाम ऑयल उठा के लाइए, उसमें सरसों का एसेंस डाल दीजिए तो सरसों का तेल है, तिल का डाल दीजिए तो तिल का तेल है। तो ये समझना जरूरी है कि पैसा अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है। पैसा बढ़ाने के लिए अगर हम वस्तु की क्वालिटी खराब करते चले जाएंगे, लौट के दुष्परिणाम हम ही को भोगना पड़ता है। आपस में बात करेंगे तो फिर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आराम से माइक लीजिए, शौक से बोलिए। आपके कमेंट बाकी लोग सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा जी, सबको खुश होने का अवसर मिलेगा। दूसरों को भी लाभ मिलेगा। सही बात है। एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ जी, माइक दे दीजिए प्लीज। टॉपिक फिक्स रखेंगे अभी इसी पर, टॉपिक एक एक करके मूव करेंगे अब हम। जैसे दूध में पानी मिलाना गलत है, क्वालिटी खराब हो रही है, और कोई मिलाने वाला इसलिए मिला रहा है कि उसको जो है 1 लीटर की जगह 1.25 लीटर का पैसा मिल जाएगा। जब उसी दूधिया से, उसी दूध वाले से, या हमारी खुद की गाय का दूध तो हम निकाल लाए, अब घर में ला करके माताएं बहनाएं उसमें 1 गिलास, 1.25 गिलास, 1.5 गिलास वो भी मिलाती हैं। तो इसका क्या करें? ये खराब हो रही है क्वालिटी या क्या हो रहा है? सब जगह में हो रहा है ये। बढ़िया, लौट आते। दो हमारा सिंपल कमेंट है, ये पूरे अध्ययन को देखेंगे ना, 2 सिंपल कमेंट में करके इस पर आता हूं। पहली बात ये कहूंगा कि ये पूरे अध्ययन को ना अपने आचरण के जांच परख के लिए प्रयोग करेंगे तो उपयोगी होगा। दूसरों के आचरण के जांच परख के लिए अगर उसको लगा देंगे ना, तो हो सकता है जो समस्या नहीं दिख रही हो वो भी दिखना शुरू हो जाए और दुख बढ़ जाए हमारा। ठीक, तो ये पूरा जो हम सुनते हैं ये इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि इसके आधार पर दूसरों का जांच परख करेंगे कि वो ठीक जी रहे हैं कि नहीं। ये सारा इसलिए है कि हम अपना जांच परख करके देख सकें कि हम ठीक जी रहे हैं कि नहीं। अगर अपने को केंद्र में रखने के बदले दूसरों को देख के सारा अध्ययन करना शुरू किए ना, तो मैं उसको कहता हूं कि ये दवा को जहर की तरह प्रयोग करना है। और दवा को अगर जहर की तरह प्रयोग करने लगे, उसका साइड रिएक्शन शुरू हो गया ना, तो बचना मुश्किल हो जाता है फिर। तो पहली चीज ये पकड़ने की है। दूसरा, अगर घर में देखेंगे सामान्य रूप से पानी मिलाने का क्या कारण होता है, मैंने तो 2 कारण देखे। या तो घर में सब लोगों को दूध पीना है और उतना दूध उपलब्ध नहीं है तो पानी मिलाना होता है। ठीक, मैं तो अपने घर की बोल रहा हूँ। नहीं, आपके घर का तो आप ही बता सकते हैं। मैं तो सामान्य बता सकता हूँ कि 2 चीजें होती हैं, या तो दूध कम होता है और सबको ग्लास भर के ही चाहिए, ये पहले से फिक्स कर रखे हैं। ठीक, तो ग्लास भरने का उपाय है वो। तो एक कारण तो ये दिखता है। कई बार जब हमारा पाचन ठीक नहीं होता है, डाइजेशन ठीक नहीं होता है, ठीक, तो भी दूध को पतला करके देने की जरूरत होती है। जैसे हमको जब टाइफाइड हो गया था तो दूध पीना मना था। ठीक, दूध को फाड़ के उसको छेना अलग करके जो पानी बचता है ना, वो पीने देते थे हमको। ठीक, 14-15 दिन तक तो मैं वही पानी पी के रहा। ठीक,
उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है छेना और बाकी चीजें डाल के खिलाना शुरू किए हमको। तो अगर शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस दृष्टि से भी देखने जाते हैं तो दूध तो छोड़िए, पानी मिला हुआ वो फाड़ के जो पानी बचता है वो छेने का, उसको पी के भी रहना होता है जी। घर में पानी तो मिला सकते हैं, यूरिया नहीं मिला सकते, है ना? ठीक बात है, बढ़िया। तो सुविधा के संदर्भ में देखेंगे ना, बढ़िया। अब लौट आते हम लोग सुविधा के संदर्भ में देखेंगे ना, तो शरीर के संदर्भ में स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और स्वस्थ रहने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। हम कितना भी आपके साथ सम्मान पूर्वक जिए, स्नेह पूर्वक जिए, विश्वास पूर्वक जिए, ठंड नहीं मिटेगी, उसके लिए स्वेटर चाहिए। भूख नहीं मिटेगी, उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए। तो शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। सुविधा जब हमको अपनी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध होता है तो जो भाव आता है उसका नाम समृद्धि है। आप अपने से ही पूछ के देखिए, समृद्धि कब होगी? जब हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक सुविधा होगी या जब हमारे पास हमारी आवश्यकता से कम सुविधा होगी? अधिक होगा। कम होगा तो अभाव होगा, अधिक होगा तो समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है। समृद्धि की सीमा होगी? आता हूं आप पूछ रहे हैं अधिक कितना होगा, आता हूं। तो समृद्धि का मतलब है पहले तो हो जाए, जितना चाहिए वही हो जाए, फिर अधिक पे भी बात कर देते हैं कि कितना हो। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि। तो इसका मतलब आवश्यकता से अधिक सुविधा के लिए दो चीज चाहिए। पहला तो हमको क्या सुविधा की आवश्यकता है उसकी पहचान चाहिए जो सही समझ से होती है। फिर उससे अधिक की उपलब्धि किसी न किसी उत्पादन से, किसी न किसी व्यवसाय से, किसी न किसी क्रियाकलाप को करने से होगी। ये दोनों में पहले क्या होने की जरूरत है? आवश्यक सुविधा का पहचान होना जरूरी है या बिना पहचाने सिर्फ उत्पादन करना जरूरी है? पहचान। अगर ये पहचान ही नहीं होगा तो कितना भी उत्पादन करते जाएंगे हमारा घड़ा भरने वाला नहीं। घड़े के नीचे की पेंदी अगर गायब हो गई है, ग्लास के नीचे की पेंदी अगर गायब हो गई है, कितना भी पानी डालते जाएंगे वो भरेगा नहीं। हमको लगता है पानी कम रह गया, 2 जग और उठा के डाल दें, 2 ड्रम और उठा के डाल दें। जग और ड्रम तो छोड़िए, नदी और समुद्र भी पूरा पलट देंगे तब भी वो ग्लास नहीं भरने वाला, क्योंकि उसके नीचे पेंदी नहीं है। तो अगर सुविधा की आवश्यकता की पहचान नहीं हुई है तो कितनी भी सुविधा हमारे पास इकट्ठी होती चली जाए, समृद्धि का भाव नहीं आता है, अभाव ही लगता रहता है। पहचान क्या है समृद्धि के भाव का? समृद्धि का भाव होता है तो हम दूसरों को देने की, दूसरों को नर्चर करने की, दूसरों का पोषण करने की सोच पाते हैं। समृद्धि की जगह अगर हमको खुद ही अभाव लग रहा हो, खुद ही कमी लग रही हो, खुद ही दरिद्रता लग रही हो, तो कहां से और आ जाए उसी पर हमारा ध्यान रहेगा। और कहां से और आ जाए में पहले जायज तरीकों से सोचते हैं, नहीं होता है तो कई लोग नाजायज तरीकों को भी अपना लेते हैं और उस नाजायज तरीकों को अपनाने में प्रकृति का भी और दूसरे मनुष्य का भी एक्सप्लॉइटेशन भी कर डालते हैं, शोषण भी कर डालते हैं। तो अगर करोड़ों अरबों, इसको पलट के देखें तो करोड़ों और अरबों की संपत्ति हो जाने के बाद भी अगर हम दूसरे को देने का सोचने के बदले दूसरों को एक्सप्लॉइट करने का, दूसरों को शोषण करने का, दूसरों से छीन लेने का ही योजना बना रहे हैं, तो समृद्धि तो नहीं है, किसी भी तरह से अभावग्रस्त ही है, अभावग्रस्त ही है। तो समृद्धि के संदर्भ में आवश्यक सुविधा की पहचान जरूरी है, उससे अधिक की उपलब्धि जरूरी है। समृद्धि है हमारे अंदर, उसका पहचान यह है कि हम दूसरों को देने की सोच पाते हैं।
एक छोटे बच्चे को भी देखिएगा ना, एक चॉकलेट हो उसके पास तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो दूसरे को दे दे। ठीक है, अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, सामान्यतः नहीं देते। 2 हो 3 हो, ठीक है, 4 हो, वो धीरे धीरे दूसरों को देने की सोच पाता है। हम लोग कई बार प्रयोग करके देखते, एक चॉकलेट 2 नहीं देता, दूसरा 2 दूसरे हाथ में रख लेता, तीसरा 2 पॉकेट में डाल लेता, चौथा 2, पांचवा 2 एक बार के बाद देने की सोचने लगता। हम लोग नर्मदा यात्रा में थे तो बच्चे रास्ते में चॉकलेट के लिए आते रहते, कई घरों में हम लोग ये प्रयोग कर करके देखते थे कि कितना देने के बाद अगले को देने की सोचने लगता। ठीक है, कोई 2 में सोच लेता था, कोई 3 में सोचता था, कोई 4 में सोचता था, कोई 5 में सोचता था, देने की सोच ही लेता था। दिखता है कि उसके पास उसकी आवश्यकता से अधिक है, ठीक है, अब वो उसका कुछ कर नहीं सकता, देगा ही जी दूसरों को, कहां जाएगा, कहां जाएगा। तो समृद्धि की पहचान यह है कि हम सहजता से दूसरों के साथ उसको साझा कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, दे पाते हैं। अभाव की पहचान है, अपना ही घड़ा नहीं भरा है तो उसकी पहचान है कि कहां से और आ जाए, हम उसी भरने के प्रयास